नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये हिंदी प्रैक्टिस का 5वां सेट है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका विकल्प ए सही है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? ए खा, बी डा, सी जा, डी टा। इसका विकल्प ए सही है, खा। फिर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 25। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे का के बाद क्या आता है? खा। तो का पहला वर्ण है, खा दूसरा वर्ण है। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है? ए बच्च, बी बालक, सी वत्स, डी बाल। इसका विकल्प सी सही है, वत्स। बच्चा का तत्सम होता है वत्स। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट का अर्थ होता है कि अलग अलग शब्द या पद, अलग अलग पदों के मेल से जो वाक्य बनते हैं उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है। जैसे संस्कृत का विश्लिष्ट है। संस्कृत में चाहे हम कहें सह गच्छत, चाहे कहें गच्छति सह, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो सकता है, प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा वह जाता है, ये शुद्ध है, लेकिन अगर हम कह देंगे जाता है वो, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा, जिसे क्रम से लिखा जाता है अलग अलग। इसलिए हिंदी संश्लिष्ट भाषा है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब, डी शराब। इसका विकल्प डी सही है, शराब। शराब स्त्रीलिंग शब्द है। जवाब दिया, गुलाब का फूल सुंदर होता है। हिसाब हो गया, शराब पी जाती है। इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ए विश्लेषण, सी प्रदर्शिनी, बी ज्योत्सना, डी अनाधिकार। इसमें बच्चों जो है, इसमें 2 अशुद्धि हैं। प्रदर्शनी भी अशुद्ध है और अनाधिकार भी अशुद्ध है। ये डी विकल्प जो है अनाधिकार, इसमें आ की मात्रा नहीं रहेगी, अनधिकार होगा। शब्द क्या होगा? अनधिकार। शब्द होगा अनधिकार, आ की मात्रा नहीं रहेगी, अनधिकार। और प्रदर्शनी जो है, तो ये अनधिकार मैंने लिख दिया है, आ की मात्रा नहीं रहेगी, अनधिकार नहीं होगा, अनधिकार होगा। तो इसका विकल्प सी आप सही कर लो, प्रदर्शनी। ये गलत है। प्रदर्शनी पर ये छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी, शब्द होता है प्रदर्शनी। शब्द शुद्ध शब्द होता है प्रदर्शनी, छोटी की मात्रा नहीं रहती है, ऊपर रा लग जाता है। तो प्रदर्शनी इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रदर्शनी विकल्प आपका जो है यही गलत है, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 7, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ए आप, बी मेरा, डी में, सी हमारा। इसका विकल्प ए सही है, आप। निजवाचक सर्वनाम में आप ही, अपने आप या स्वयं इस प्रकार के शब्द आते हैं जहाँ निजता का बोध होता है, अर्थात जहाँ स्वयं कार्य करने का बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ए पिता उसे पढ़ाते हैं, बी राम नहीं पढ़ता, सी ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, डी अध्यापक परिश्रम करते हैं। इसका विकल्प बी सही है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, राम नहीं पढ़ता है। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों वहाँ होती है जहाँ कर्ता मतलब कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। इसका विकल्प सी सही है, विशेषण। काली शब्द विशेषण है, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो राम की गाय बहुत काली है, यहाँ गाय विशेष है और गाय की विशेषता ये है कि वो काली है, तो काली विशेषण है। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय, डी अव्यय। इसका विकल्प डी सही है, अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात बदलता नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अति उपसर्ग का अर्थ है। ए अधिक बाहुल्य, बी सामीप्य, सी पीछे, डी और। इसका विकल्प ए सही है, अधिक या बाहुल्य। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक बाहुल्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। इसका विकल्प डी सही है, अनुवाद। इसका विकल्प डी सही है, अनुवाद। यहाँ वाद मूल शब्द है, अनु उपसर्ग लग गया तो शब्द बना अनुवाद। और सभी में प्रत्यय है, जैसे विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक, कृपा प्लस आलु कृपालु, मन प्लस ज्ञा मर्मज्ञ। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगी किस तरह का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका विकल्प सी सही है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बच्चों वहाँ पर होता है जहाँ दो उपवाक्य रहते हैं। पहला मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जब हम दोनों उपवाक्यों को जोड़ देते हैं तब वाक्य का पूरा अर्थ निकल जाता है। जैसे उसने कहा, क्या कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं घर जाऊंगी। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगी। जब दोनों वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं तब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, बी मैंने एक पेड़ काट लिया, सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी मैं आपका आभारी हूँ। इसका विकल्प ए सही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो बच्चों यहाँ भविष्यकाल है और सामान्य भविष्यकाल है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कार्य का होना निश्चित है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मतलब आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। कार्य का होना आने वाले समय में निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15,
सूरज सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। ए भंडार शरीर, बी आकृति धाम, सी खजाना शरीर, डी प्राप्ति ज्वाला। इसका बच्चों ये तो क्वेश्चन ही मुझे सही नहीं लग रहा है, रुको मैं बता देती हूँ आपको। आकार का अर्थ क्या होगा? आकृति। इसका विकल्प बी आप सही कर लो, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे लिख लो। तो आकार का अर्थ है आकृति और आगार का अर्थ होता है भंडार। भंडार, धाम नहीं होगा यहाँ, इसका अर्थ होगा भंडार। भंडार। तो बच्चों इसका अर्थ होगा भंडार। इसका अर्थ होगा भंडार। तो आकार का अर्थ क्या होगा? आकृति और आगार का अर्थ होगा भंडार। ठीक है, आकार का अर्थ आकृति और आगार का अर्थ भंडार। अगला प्रश्न, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी असंगति, डी दीपक। इसका विकल्प ए सही है, विभावना। इसका विकल्प ए सही, विभावना। जहाँ कोई कारण उपस्थित नहीं रहता लेकिन कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पगु चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। पैर नहीं फिर भी चलता है, कान नहीं फिर भी सुनता है, हाथ नहीं फिर भी सारे कार्य कर लेता है। तो जहाँ पर कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता, कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का उल्टा होता है विशेषोक्ति अलंकार। सारे कारण उपस्थित रहते हैं विशेषोक्ति में लेकिन कार्य नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, अवगुंठन का अर्थ है? ए घूंघट, बी अंगूठा, सी गांठ बांधना, डी गूंथना। इसका विकल्प ए सही है, घूंघट। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, जिसे किसी से लगाव ना हो। ए नश्वर, बी लिप्स, सी निर्लिप्त, डी अलगाववादी। इसका विकल्प सी सही है, निर्लिप्त। यहाँ लिप्त मूल शब्द है, निर उपसर्ग लग गया तो हो गया निर्लिप्त। लिप्त का क्या मतलब? जिसे लगाव हो किसी से, जो पूरी तरह किसी से लिप्त हो। और जब निर उपसर्ग लग गया तो हो गया निर्लिप्त, माने किसी से लगाव ना होना। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है? ए वातायन, बी बारी, सी दरीचा, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। वातायन, दरीचा, बारी ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है? ए अनु प्लस अय, बी अनु प्लस आय, सी अनु प्लस अय, डी अनु प्लस आय। इसका विकल्प ए सही है, अनु प्लस अय। अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, चौराहा में समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी दिगु, डी कर्मधारय। इसका विकल्प सी सही है, दिगु। यहाँ पर दिगु समास है, जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है वहाँ दिगु समास होता है। चौराहा का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 4 राहों का समूह। इस प्रकार से पहला पद संख्या और दूसरा संज्ञा, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, अनुभाव के 2 भेद होते हैं? ए कायिक और वाचिक, बी सात्विक और वाचिक, सी कायिक और सात्विक, डी सात्विक और मानसिक। इसका विकल्प सी सही है, कायिक और सात्विक। तो बच्चों अनुभाव के तो ऐसे 4 भेद होते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 ही भेद होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, मंगल भावन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदर्शे रथे अजिर विहारी। इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी सवैया। इसका विकल्प बी सही है, चौपाई। चौपाई बच्चों चौपाई सब मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे देख लो, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल 1 2 3 ऊपर बिंदी 4 मतलब अनुस्वार 4, भवन 5 6 7, अमंगल 8 9 10 11 ऊपर बिंदी 12 13 14 15 16 हारी। तो इस प्रकार से 16 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, स्थावर का विलोम शब्द है? ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। इसका विकल्प डी सही है, जंगम। स्थावर का अर्थ होता है जो स्थित हो, जैसे आपका घर मकान वगैरह, और जंगम का अर्थ होता है चलायमान, जैसे रुपया पैसा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी दीनता प्रकट करना, डी दीनता प्रकट करना, सी दुश्मनी निकालना। इसका विकल्प बी सही है, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, किसी को उन्नत देखकर बिल्कुल जल उठते हैं, तो उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। मेरी उन्नत देखकर उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। तो बच्चों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिए और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।